गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। नाम से ही जैसे क्लियर है इसका मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन के कि ये क्या करेगा, मूवमेंट्स को जनरेट करेगा, इसलिए इसका नाम क्या है, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। अब हम देखते हैं कि मूवमेंट्स को कैसे जनरेट करता है। ठीक है, उससे पहले हम देखते हैं कि मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या है, क्योंकि इसकी ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी। एक्सपेक्टेड वैल्यू कहीं या मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन कहीं कि वो है क्या। सिंपली ये एक्सपेक्टेड वैल्यू या मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन जो है मीन ही है। वो कैसे होता है ये देखते हैं हम। सपोज हमारे पास x कोई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है जो इस तरह से वैल्यूज अज्यूम कर रहा है। x मतलब x कुछ वैल्यूज हमें दे दी है, x1 x2 xn, और उसके करस्पॉन्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटीज जो हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं उसको प्रोबेबिलिटी नाम दे दिया कि उसकी प्रोबेबिलिटीज़ क्या हो गई यहाँ पे p1 p2 pn। और आपको पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है, यानी कि सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। देन द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ x या सिंपली एक्सपेक्टेशन कहें तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, ई ऑफ एक्स, कैपिटल ई ऑफ एक्स, यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होगा या मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इसे हम कहेंगे। और इसको डिफाइन हम कैसे करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू जाएगा p1 x1 प्लस p2 x2 एंड सो ऑन pn xn, यानी कि x1 की प्रोबेबिलिटी p1 प्लस x2 की प्रोबेबिलिटी p2 और xn वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी pn, यानी कि ये आ जाएगा समीशन के फॉर्म में सिग्मा i इक्वल टू 1 to n pi xi। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन को किस तरह से डिनोट करें, सिग्मा i इक्वल टू 1 to n pi ऑफ xi। हम कह रहे हैं एक्सपेक्टेशन जो है सिंपली मीन्स को ही डिफाइन करता है। अब हम अगर टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है 1 होती है, ठीक है, इस pi को हम सिग्मा fi अपॉन n क्या है, सिग्मा fi ही है टोटल प्रोबेबिलिटी, मतलब यहाँ पे क्या है टोटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अगर हम pi को इसमें कन्वर्ट करते सिग्मा fi अपॉन n, ये भी टोटल क्या होगा 1 ही होगा कैंसिल होकर के। अगर पी आई को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो क्या होगा, देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई, पी आई को हम एफ आई अपॉन एन कर रहे हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन, ये क्या होगा हमारे पास मीन। ठीक है ना, यानी कि क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन क्या दे रहा है, मीन दे रहा है। तो यानी कि क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स सिंपली मीन को ही डिफाइन करता है। ठीक है, अब उससे पहले हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं कि यानी कि ये एक्स रिप्रेजेंट करेगा मीन को ही। अब कंटिन्यूस वेरिएबल और रैंडम जो है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं, हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। कि सपोज हमारे पास जो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन होगा, अगर हम ओरिजिन के अबाउट लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट वेरियस पॉइंट्स। ठीक है, अगर हम मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन लेंगे तो उसको m0t से डिनोट करेंगे, यानी कि वो कैसे मिलेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर t इंटू एक्स माइनस जीरो से। मूवमेंट अबाउट ओरिजिन की बात करेंगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर t इंटू एक्स माइनस जीरो या ई टू द पावर tx हो जाएगा। ये कहलाएगा मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन। अगर हम m80 से डिनोट करेंगे, ठीक है, अभी हम क्लियर करेंगे इसकी डेफिनेशन को। तो m80 का मतलब क्या है, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट एनी नंबर a। तो ये क्या होगा, ई ऑफ यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर t इंटू एक्स माइनस a, ये कहलाएगा मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट एनी नंबर a। अगर एम एक्स बार टी से हमने लिखा होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर t इंटू एक्स माइनस एक्स बार, यानी कि मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट मीन हो जाएगा, क्योंकि एक्स बार के अबाउट हम इसका मूवमेंट निकालेंगे। ठीक है, अब आते हैं मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन पे और थोड़ा कंटिन्यूस डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पे। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आपको पता ही होंगे कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, सपोज एक्स हमारे पास कोई हमने वेरिएबल ले लिया तो हम उसको डिस्क्रीट कहेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू इसको हम असाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि क्या है, जैसे एक तरह से एग्जाम्पल आप देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। ठीक है, कोई फिक्स वैल्यू ये ले सकता है, जैसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम कह रहे हैं क्लास के, तो क्या होगा 40 50 या 35 या कुछ भी हो सकते हैं, एक होल नंबर इसको मिल जाएगी। ठीक है ना, जबकि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में क्या होगा, ये जैसे हम आपकी क्लास के स्टूडेंट की बात करते हैं कि इनकी एवरेज हाइट क्या है। ठीक है, एवरेज हाइट में क्या होगा, एक फिक्स तो होगी नहीं, तो 5 to 6 फीट हमारे पास रेंज आ जाएगी। तो यानी कि पर्टिकुलर रेंज में इसकी वैल्यू हमें मिलेगी। ये मतलब कुछ भी वैल्यू असाइन कर सकता है ये, तो एक पर्टिकुलर रेंज में इसकी वैल्यू हमें मिलेगी। तो ये क्या कहलाएगा, आपका कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, सपोज एक्स बी ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विथ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि x1 की प्रोबेबिलिटी कुछ फिक्स होगी, x2 की प्रोबेबिलिटी p2, xn की प्रोबेबिलिटी ये। तो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ ई टू पावर tx हम इसको डिनोट करेंगे सिग्मा, क्योंकि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो सिग्मा i इक्वल टू 1 to n ई टू पावर tx ऑफ पी आई, क्योंकि x1 की प्रोबेबिलिटी p1, x2 की p2 होगी, तो इनकी एक पर्टिकुलर वैल्यू इन वेरिएबल्स को मिल जाएगी। ठीक है, तो यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी। अब इस तरीके से अगर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, किसी पर्टिकुलर रेंज में दी होगी। ठीक है, कोई भी वैल्यू ले सकता है, माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ टी, यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर टी एक्स, यानी कि रेंज हमें माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइटली कई वैल्यू से ले सकता है, तो माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट,
एक्सपेक्टेशन की वैल्यू कैसे निकालें, ई टू पावर टी एक्स ऑफ एफ एक्स, यानी कि फंक्शन जो भी वैल्यू होगी किसी रेंज में वो हमें इस तरह से मिल जाएगी। ठीक है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन पे। सपोज हम क्या ले रहे हैं, कोई एक्स रैंडम वेरिएबल ले रहे हैं। ठीक है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की भी बात करेंगे। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ले लेंगे तो देन एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर टी एक्स। ठीक है, ई टू द पावर टी एक्स का एक्सपेक्टेशन क्या कहलाएगा, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, इसको हम डिनोट करेंगे एम टी से। इज कॉल्ड द मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्स वेयर टी इज रियल कॉन्स्टेंट। द फंक्शन एम टी जनरेट मूवमेंट देन इट इज कॉल्ड द मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, क्योंकि एम टी हम इसको लिख रहे हैं मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, तो यानी कि मूवमेंट्स को जनरेट कर रहा होगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। और ये कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर टी एक्स। ठीक है, ई टू पावर टी इंटू एक्स माइनस जीरो। ठीक है, तो यानी कि मूवमेंट अबाउट ओरिजिन हमें देगा। ठीक है ना, चलिए इसको यहाँ पे क्लियर करते हैं, आगे देख लेंगे। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन हम कैसे डिफाइन करेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर टी एक्स। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू पावर टी एक्स हम कैसे करेंगे, सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई। अभी हम डेफिनेशन पढ़े थे, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू पावर टी एक्स के लिए हमने क्या कहा था, सिग्मा पी आई इंटू ई एक्स इक्वल टू हमने कहा था, यहाँ पे देखिए जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या था, सिग्मा पी आई एक्स आई, हमने ये चीज़ कही थी। ठीक है, किसी वेरिएबल के लिए हम एक्सपेक्टेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिग्मा पी आई एक्स आई, पी वन एक्स वन प्लस पी टू एक्स टू हमने डिफाइन किया था अभी। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, अब वेरिएबल एक्स के बदले कैसा वेरिएबल होगा, ई टू पावर टी एक्स वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन में पहले हमने क्या कर लिया, नेक्स्ट स्टेप में इसकी सीरीज ओपन कर ली है पहले स्टेप में। तो ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर लिया, इसको ई को अंडर जो है मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। ठीक है, तो उसके बाद ये क्या बन जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, सिग्मा पी आई एक्स आई। ठीक है, तो सिग्मा पी आई एक्स आई को हम क्या कर लेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई कर लेंगे। ठीक है, ये यानी कि प्रोबेबिलिटी हो गई। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्मा पी आई एक्स आई पहले स्टेप में करेंगे, सेकंड स्टेप में हम सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, सिग्मा एफ वन एक्स वन, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहला टर्म है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने इसको ओपन कर दिया, ई एक्स ई स्क्वायर एक्स ई ऑफ एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो एफ वन एक्स वन अपॉन सिग्मा एफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन देगा, क्योंकि न्यू वन की डेफिनेशन क्या होती है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस जीरो होल पावर वन अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो यहाँ पे यही कंडीशन मिल रही है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को हम लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस जीरो की पावर वन अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो ये न्यू वन मिल गया। इस तरह से एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे सिग्मा एफ आई इंटू यहाँ पे एक्स आई माइनस जीरो का होल पावर टू अपॉन सिग्मा एफ आई, यानी कि इसको हम न्यू टू लिख देंगे। इस तरह से टर्म्स को हम आगे बढ़ाते जाएंगे, तो आर एथ टर्म बीच में कहीं पे आ जाएगी, क्योंकि हमें म्यू आर की डेफिनेशन या न्यू आर की डेफिनेशन पता है। तो आर एथ टर्म हम इसका लिख लेते हैं टी टू पावर अपॉन फैक्टोरियल न्यू आर। ठीक है, यानी कि न्यू आर यानी कि आर एथ मूवमेंट अबाउट ओरिजिन है क्या, टी टू पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर का कोफिशिएंट इस एक्सप्रेशन में, ये कहलाएगा आपका आर एथ मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। तो यानी कि यहाँ से क्लियर हो रहा है कि ये क्या हो रहा है, हमारे पास मूवमेंट अबाउट ओरिजिन दे रहा है। ये इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया इस तरह से, तो ये मूवमेंट की वैल्यू दे रहा है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को आपने सिग्मा पी आई एक्स आई में कन्वर्ट किया, पी आई टोटल प्रॉपर्टी सिग्मा एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई कह लें, या सिग्मा एफ आई अपॉन एन हो जाएगा। तो जब हम इसको लिखेंगे इस तरह से, तो ये सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस जीरो की पावर वन अपॉन सिग्मा एफ आई, यानी कि न्यू वन देगा। ये दे दिया आपको सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस जीरो की पावर टू अपॉन सिग्मा एफ आई न्यू टू। इस तरह से आर टर्म ये वाली मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि मूवमेंट अबाउट ओरिजिन दे रहा। अब इससे क्लियर अगर नहीं होता फिर एक और चीज़ हम देखते हैं, मूवमेंट अबाउट एनी नंबर से क्लियर करते थे। द मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द वेरिएट एक्स अबाउट एक्स इक्वल टू ए, हम कोई आर्बिट्रेरी नंबर ए ले लेते हैं, इज डिफाइंड एज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टू पावर टी इंटू एक्स माइनस ए एंड इज डिनोटेड बाय एम ए टी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट एनी नंबर है, तो हम इसको डिनोट करेंगे एम ए टी से। ठीक है, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट एनी नंबर, और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टू द पावर टी इंटू एक्स माइनस ए से। इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टू द पावर टी इंटू एक्स माइनस ए। इस तरह से हम डिनोट करते हैं, है ना, कि आर्बिट्रेरी नंबर के अबाउट अगर मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ले रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ये नंबर देगा, ये एक्स बदले ये एक्सपेक्टेशन इस तरह से आ जाएगा, ई टू पावर टी एक्स ओरिजिन के लिए था, टी इंटू एक्स माइनस ए आर्बिट्रेरी नंबर को हमने ले लिया। अगर ओरिजिन के अबाउट हम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू पावर टी इंटू एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, तो अभी हम पे एक्स कहें या एक्स आई कोई भी नंबर ले लें।
अब इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होता था सिग्मा पी आई एक्स आई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स वेरिएबल की जगह पे अब हमारे पास क्या हो गया, ये वेरिएबल हो गया। तो सिग्मा इसकी वैल्यू अब यहाँ पे हम लिख देंगे सिग्मा पी आई इंटू ई टू पावर टी इंटू एक्स आई माइनस ई, ठीक है ना। सिग्मा पी आई एक्स आई होता था, एक्स आई के बदले ये वेरिएबल आ चुका है अब हमारे पास एक्सपेक्टेशन में, और यहाँ पे सिग्मा पी आई ऑफ दिस। अब हम इसको सीरीज ओपन कर देते हैं इसकी, जैसे लास्ट टाइम पे हमने किया था। सिग्मा पी आई एक्सपोनेंशियल टर्म है, इसकी सीरीज ओपन करेंगे तो 1 प्लस एक्स टी इंटू एक्स आई माइनस ए हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 यानी कि टी स्क्वायर इंटू एक्स आई माइनस ए होल पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। हम आर टर्म लिख लेते हैं, ठीक है। टी टू पावर आर अपॉन फैक्टोरियल एक्स आई माइनस ए टू पावर आर प्लस एंड सो ऑन। नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर लेते हैं, सिग्मा पी आई से पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सिग्मा पी आई प्लस टी इंटू सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई माइनस ए हो गया, प्लस टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई माइनस ए होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन टी टू पावर अपॉन फैक्टोरियल सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई माइनस ए की पावर आर एंड सो ऑन। अब देखो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे 1 होगी, ठीक है ना। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1 होता है, तो सिग्मा पी आई इक्वल टू 1 हो गया। 1 प्लस टी, अब पी आई को हम क्या लिख ले, सिग्मा एफ आई अपॉन एन, ठीक है ना। पी आई को हम क्या कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी किसके इक्विवेलेंट है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी की। जैसे हम पी एफ एक्स वन की प्रोबेबिलिटी पी वन कह रहे हैं, तो वहाँ पे इससे पहले हम जैसे फ्रीक्वेंसी की बात करें तो एक्स वन की फ्रीक्वेंसी 1 के मतलब एक्स वन की फ्रीक्वेंसी एफ वन हो जाती है, या हम ये कहें टोटल प्रोबेबिलिटी पी आई 1 होती है, तो इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा एफ आई अपॉन एन, ठीक है ना। इसको कन्वर्ट कर दिया एफ आई अपॉन एफ आई में, तो वैल्यू ये भी 1 ही मिलेगी। तो थोड़ा नोटेशन चेंज कर दिया, पी आई के बदले एफ आई अपॉन एन में कर दिया, तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए अपॉन एन, यहाँ पे भी ये चीज़ कर दी, सिग्मा एफ आई अपॉन एन, सिग्मा एफ आई अपॉन एन। अब देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बन रहा है, हमें जो मूवमेंट्स पता है अबाउट ओरिजिन का है या रॉ मूवमेंट्स या सेंट्रल मूवमेंट्स देखते हैं ये क्या बन रहे हैं, ठीक है। अब हमने कोई आर्बिट्रेरी नंबर के अबाउट लिखा ये एक्सपेक्टेशन, तो यानी कि हमें यहाँ पे रॉ मूवमेंट्स मिलने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये 1 मिल रहा है, तो इसको रॉ मूवमेंट्स के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट डैश। हमने जब मूवमेंट्स को डिस्कस किया था तो फर्स्ट जो आर इक्वल टू 0 पुट करने पे म्यू नॉट डैश की वैल्यू क्या मिलती है, 1, तो यानी कि 1 को हम म्यू नॉट डैश लिख लेते हैं, प्लस टी ऐसे रहेगा। ये क्या बन रहा है, देखिए सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए अपॉन सिग्मा एफ आई। डेफिनेशन हमने पढ़ी थी पहले रॉ मूवमेंट्स की, म्यू आर डैश इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए टू द पावर आर अपॉन सिग्मा एफ आई। ये डेफिनेशन है हमारे पास। इससे कंपेयर करें अगर हम तो देखो क्या मिलेगा, आर इक्वल टू 1 रखने गए तो म्यू 1 डैश इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए की पावर 1 अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। या एन कह लेते हैं इसको, हमने यहाँ पे एन भी रख सकते हैं, ठीक है, जैसे पहले हमने एन रखा था। तो ये क्या मिल रहा है, देखो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए की पावर 1 अपॉन एन या सिग्मा एफ आई, ये मिल जाएगा हमें म्यू 1 डैश, ठीक है। इस तरह से आर इक्वल टू 2 पुट कर दे तो क्या होगा, म्यू 2 डैश मिलेगा, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए की पावर 2 अपॉन एन या सिग्मा एफ आई मिलेगा। देखिए ये चीज़ यहाँ पे मिल रही है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए की पावर 2 अपॉन सिग्मा एफ आई या एन, यानी कि किसकी डेफिनेशन होगी, म्यू 2 डैश की। इस तरीके से हम आर टर्म पे चले आए अगर तो टी टू पावर आर अपॉन फैक्टोरियल सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए की पावर आर अपॉन सिग्मा एफ आई या एन, ये म्यू आर डैश बन गया, ठीक है। एंड सो ऑन, हम इस तरह के टर्म्स को इस तरह से लिखते हैं। यानी कि ये क्या है, देखो हमने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट एनी नंबर लिया था एम ए टी, इसको हमने एक्सपेंड किया तो हमें क्या मिल रहा, म्यू 1 डैश म्यू 2 डैश यानी कि म्यू आर डैश, ठीक है। मूवमेंट्स मिल जा रहे हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे, यानी कि ये क्या है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन इसलिए क्या है क्योंकि मूवमेंट्स को जनरेट कर रहा है। हमने देख लिया किस तरह से जनरेट कर रहा है मूवमेंट्स को, तो यानी कि म्यू आर डैश इज द आर एथ मूवमेंट ऑफ ऑर्डर आर अबाउट ए, यानी कि जो हम जनरल डेफिनेशन लेते हैं म्यू आर डैश की वो हमें मिल रहा है ये, ठीक है। यानी कि म्यू आर डैश क्या है, टी टू द पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर का कोफिशिएंट है इस एक्सप्रेशन में, ठीक है। यानी कि इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि म्यू आर डैश क्या है इस एक्सप्रेशन में या इसके एक्सपेंशन में टी टू द पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल आर का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ दिस इज कॉल्ड म्यू आर डैश, ठीक है। इसी को दूसरे फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर हम इस इक्वेशन को एम ए टी का जो एक्सप्रेशन आया है इसको आर टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर दे टी के रिस्पेक्ट में और टी इक्वल टू 0 पुट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, म्यू आर डैश मिलेगा, ठीक है। म्यू आर डैश ये है, ये कैसे मिलेगा हमें, जब हम इस टर्म को डिफ्रेंशिएट कर दें आर टाइम्स, ठीक है, डी टू पावर आर अपॉन डी टी आर ऑफ एम ए टी का मतलब ये इसका एक्सप्रेशन यह है, ठीक है। इसको अगर हम आर टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर दें टी के रिस्पेक्ट में और टी इक्वल टू 0 पुट कर दे तो केवल हमें आर एथ मूवमेंट मिलेगा। देखो कैसे, हम इसको पहली बार में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ ये वाली टर्म मिल जाएंगी। सेकंड टाइम पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 2 टर्म 0 हो जाएंगी, बाकी टर्म्स की वैल्यू कुछ मिलेगी। अब इस तरह से हम क्या करते हैं, आर टाइम्स डिफ्रेंशिएट करें तो
R-1 टाइप तक की टर्म्स तो सारी जीरो हो जाएंगी, ठीक है, उनका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। केवल नॉन जीरो टर्म्स कहाँ से मिलनी चाहिए होंगी, जो आर टी के फॉर्म में होंगी। टी टू पावर आर का डिफ्रेंशिएशन आर टाइम्स क्या होगा, फैक्टोरियल आर, ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल म्यू आर डैश। ये तो टर्म कांस्टेंट वाली मिल जाएगी क्योंकि आर टाइम्स से हमें डिफ्रेंशिएट करना है। इसके बाद वाली टर्म को एक बार मतलब और आर टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्योंकि टी टू पावर R+1 होगा तो यहाँ पे टी आएगा, उसके बाद टी स्क्वायर आएगा एंड सो ऑन, यानी कि यहाँ पे तक की वैल्यू इसका डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट होगा। इससे पहले वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन जीरो, इसके बाद वाले टर्म्स में टी स्क्वायर करके टर्म्स आएंगे। फिर हमें क्या करना है, टी इक्वल टू जीरो पुट करना है। तो इसके बाद वाले टर्म्स में टी क्या आएगा, टी इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो सारी टर्म जीरो, यहाँ पे वाली टर्म तो पहले डिफ्रेंशिएट होने पे जीरो हुए, तो बचा क्या, केवल यू वाला टर्म, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, फैक्टोरियल आर अपॉन फैक्टोरियल म्यू आर डैश। यानी कि इस एक्सप्रेशन को अगर हम आर टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर दें टी के रिस्पेक्ट में और टी इक्वल टू जीरो पुट कर दें तो हमें क्या मिलता है, म्यू आर डैश। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसका यूज़ हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। तो ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा कि हम जब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट एनी नंबर या ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन कह लें या अबाउट मीन कह लें, उसको आर टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे एट टी इक्वल टू जीरो पे हमें म्यू आर डैश मिलेगा या न्यू आर मिलेगा या म्यू आर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे भी हमने पॉइंट लिया होगा मूवमेंट अबाउट ओरिजिन या जो हमारे पास मीन है तो उसके अकॉर्डिंग हमें वो वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। यानी कि इसको याद रखिएगा, म्यू आर डैश इक्वल टू डी टू पावर आर अपॉन डी टी आर ऑफ एम ए टी एट टी इक्वल टू जीरो। अगर आर इक्वल टू 1 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, म्यू वन डैश इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम ए टी एट टी इक्वल टू जीरो। म्यू टू डैश ये होगा, हम कैसे निकाल लेंगे, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर ऑफ एम ए टी एट टी इक्वल टू जीरो। म्यू थ्री डैश यानी कि थ्री टाइम्स हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, म्यू फोर डैश ये होगा तो 4 टाइम्स इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, टी इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसी को हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एम ए टी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट एनी नंबर ए इक्वल टू सिग्मा पी आई इंटू ईट पर टी इंटू एक्स आई माइनस ए, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ ईट पर टी एक्स आई माइनस ए होगा, एक्सपेक्टेशन को ओपन करेंगे तो ये इस फॉर्म में मिल जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिख दिया हमने, मल्टीप्लाई करके ईट पर माइनस ए टी इंटू ईट पर टी एक्स आई, ठीक है, दोनों ब्रेक करके लग दिया। ये कॉन्स्टेंट हमें ए टी वाली तो हमने इसको बाहर रख दिया, ये बचा ये क्या है हमारे पास, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन, ठीक है। यानी कि मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट एनी नंबर ए इज इक्वल टू ईट पर माइनस ए टी टाइम्स ऑफ मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन और मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट एनी नंबर में ये रिलेशन हो जाएगा। मेन आपको ये चीज़ याद रखनी होगी। तब हम इसके वे से क्वेश्चन से क्लियर करते हैं कैसे हमें फाइंड आउट करना होगा। फाइंड द मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द डिस्क्रीट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एन सी एक्स पी टू पावर एक्स क्यू टू पावर एन माइनस एक्स। ऑल्सो फाइंड फर्स्ट एंड सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये है आपको क्या निकालना है, फर्स्ट एंड सेकंड मूवमेंट बताने और स्टैंडर्ड डेविएशन बताने, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये है, पहले मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या निकालेंगे हम, अबाउट ओरिजिन से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा ईजी पड़ेगा हमें। और हमें रिलेशन पता है, मूवमेंट अबाउट मीन निकालना है, मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी हमें निकालना है, हमें सब में रिलेशंस पता है, तो हम इसके हेल्प से निकाल लेंगे। तो हम मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन लेते हैं, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एम नॉट टी से। इसकी वैल्यू कैसे आती है, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू पावर टी इंटू एक्स माइनस जीरो से, या एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू पावर टी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर लेते हैं, एक्सपेक्टेशन को ओपन कर लेते हैं, तो क्या होता है, सिग्मा पी आई इंटू एक्स होता है, एक्स के बदले ये फंक्शन हो गया हमारे पास ई टू पावर टी एक्स, और प्रोबेबिलिटी यानी कि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दे देगा, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लें, ई टू पावर टी एक्स है, पी टू पावर एक्स है, दोनों की पावर में एक्स एक्स है, तो हम पी ई टू पावर टी और होल पावर एक्स रख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये थोड़ा सा चेंज किया इसको। नेक्स्ट स्टेप में हम इस समीशन को ओपन कर लेते हैं, यानी कि सीरीज के फॉर्म में लिख देते हैं इसको, इसका एक्सपेंशन कर देते हैं। एक्स इक्वल टू 0 1 2 3 4 एन सो रख लेते हैं। एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो एन सी 0 1 हो गया, पी ई टू पावर टी की पावर 0 1 हो गया, क्यू की पावर एन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे तो एन सी 1 की वैल्यू अभी फिलहाल ये रखते हैं, एन सी 1 पी ई टू पावर टी क्यू टू पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में एन सी 2 क्यू टू पावर एन माइनस 2 पी ई टू पावर 2 एन सो। लास्ट टर्म क्या आ जाएगी हमारे पास, एन सी एन 1 हो जाएगा, पी ई टू पावर एन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, हम दोबारा से अगर देखें इसकी सीरीज समीशन हटाए तो ये सीरीज मिली, इसको दूसरे फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, क्यू प्लस पी ई टू पावर एन, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म हो रही है, लास्ट टर्म हमारे पास पी ई की पावर टी होल पावर एन मिल जाएगा। ये पी प्लस क्यू होल पावर एन वाला कंडीशन मिल जाएगी, बाइनोमियल थ्योरम वाली बन जाएगी, ठीक है, उससे ओपन हुआ है। तो क्यू प्लस पी ई टू पावर टी होल पावर एन हम इसको लिख सकते हैं। इसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या मिलेगा, यही सीरीज मिलेगी, क्योंकि शॉर्ट में हम इसको
ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। ये हमें मिल गया मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन है। अब हमें क्या चाहिए, देखिए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन तो पहला पार्ट हो चुका है हमारे पास। ऑल्सो फाइंड फर्स्ट एंड सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। यानी कि μ1 μ2 चाहिए ये, और मीन अबाउट मीन μ1 μ2 हो गए, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा चाहिए, ठीक है। तो μ1 हम निकाल लेते हैं, क्योंकि ये तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन है, तो इससे हमें कौन सा मोमेंट मिलेगा, अबाउट ओरिजिन वाला, यानी कि μ1 मिलेगा। μ1 कैसे मिलेगा, d/dt ऑफ m0t एट t इक्वल टू 0। लास्ट टाइम पे बताया था, अभी जैसे हमने μr डैश हमने इस एक्सपेंशन में देखा था, क्या था, μr डैश इक्वल टू dr/dt ऑफ m80 एट t इक्वल टू 0। किसी आर्बिट्रेरी नंबर के अबाउट लिया था तो डैश मिल रहा था। अब ओरिजिन अगर हम कह दें तो क्या होगा, μr होगा dr/dt ऑफ m0t एट t इक्वल टू 0। अब हम पहला मोमेंट निकालेंगे तो r इक्वल टू 1 रख देंगे, क्या मिलेगा, d/dt ऑफ m0t एट t इक्वल टू 0। तो इसलिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं μ1 इक्वल टू d/dt ऑफ m0t एट t इक्वल टू 0, ठीक है। d/dt ऑफ m0t की वैल्यू ये है हमारे पास, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं t के रिस्पेक्ट में, और t इक्वल टू 0 पुट कर देंगे फिर। तो हम पहली बार में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, n आगे आ जाएगा q प्लस पी ई टू पावर टी होल पावर n-1, और फिर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो ये 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा पी ई टू पावर टी, ठीक है। अब हम क्या करना है, t इक्वल टू 0 पुट करना है, तो क्या हो जाएगा, ये n इंटू क्यू प्लस पी ई की पावर 0 1 हो गया होल पावर n-1, इसमें वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ई की पावर 0 1 बचा p, यानी कि q प्लस पी यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई है, p प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो क्या रहेगा हमारे पास, μn इक्वल टू n इंटू पी। फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन हमें मिल गया ये, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे μ2 हमें क्या मिलेगा, दो बार हमें डिफ्रेंशिएट करने पड़ेगा तो सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन मिलेगा। यानी कि हम क्या करेंगे, एक बार तो हम डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं, इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहली बार की टर्म ये आई हमारे पास, हम इसको ही दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। एक बार हो चुका है डिफ्रेंशिएट तो ये टर्म आई है, इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, देखो n-1 q प्लस पी ई टू पावर टी होल पावर n-2 हो जाएगा। फिर इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पी ई टू पावर टी इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम पे ये टर्म ऐसे रहेगी, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, पी ई टू पावर टी ही रहेगा, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में हम कर लेते हैं t इक्वल टू 0, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे हमें वैल्यू निकालनी है। तो क्या होगा, n-1 q प्लस पी होल पावर n-2, यहाँ e की पावर 0 1 हो जाएगा तो p स्क्वायर रह गया, n इंटू क्यू प्लस पी की पावर n-1, और यहाँ p रह जाएगी e की पावर 0 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने पूरा सिंप्लीफाई नहीं किया, डायरेक्ट t इक्वल टू 0 पुट कर दिया। अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, उससे पहले एक और चीज़ कर लेते हैं, q प्लस पी इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 1, टोटल प्रोबेबिलिटी क्योंकि 1 होती है यहाँ पे, और यहाँ पे तो ये टर्म इस तरह से आ जाएगी n-1 पी स्क्वायर प्लस n इंटू पी। अब इसको n इंटू पी दोनों साइड में है, दोनों टर्म में, तो कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगी रिमेनिंग टर्म n-1 इंटू पी प्लस 1, क्योंकि एन पी बाहर आ चुका है। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करिए, एन पी माइनस पी प्लस 1, यानी कि 1 माइनस पी आ गया ये टर्म, 1 माइनस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू, क्योंकि पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस पी इक्वल टू क्यू हम लिख देते हैं। इसको सिंप्लीफाई करें तो एन पी स्क्वायर एन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एन पी क्यू आ जाएगा μ2 की वैल्यू, ठीक है। अब हमें मीन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट मोमेंट निकालना है और अबाउट मीन फर्स्ट और सेकंड मोमेंट एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमें रिलेशन पता है μ1 इक्वल टू क्या होता है x बार क्या होता है मीन होता है, ठीक है। तो यानी कि μ1 इक्वल टू हमारी वैल्यू क्या है n इंटू पी, यानी कि x बार हो गया मीन, ठीक है। x बार यानी कि μ1 आ गया n इंटू पी, मीन हमें निकल चुका है ये। अब μ2 क्या होता है, μ2 और मोमेंट अबाउट ओरिजिन एंड मोमेंट अबाउट मीन दोनों में रिलेशन हमें पता है क्या है, μ2 इक्वल टू μ2 माइनस x बार स्क्वायर होता है। μ2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वैल्यू है, x बार क्या है हमारे पास μ1 है, ये देखिए μ1 इक्वल टू x बार होता है, और यहाँ पे x बार है तो x बार को हम μ1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इस रिलेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें फॉर्मूले में पता है μ2 इक्वल टू μ2 माइनस x बार स्क्वायर होता है, तो x बार को हम μ1 लिख सकते हैं, क्योंकि रिलेशन पता है μ1 का स्क्वायर हो जाएगा x बार की जगह पे। इन दोनों की वैल्यूज हमें पता है, हमने दोनों वैल्यूज को रख लिया और सिंप्लीफाई किया, तो μ2 इक्वल टू क्या गया NPQ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें पूछा क्या था, फर्स्ट और सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन पूछे थे। फर्स्ट मूवमेंट तो हमेशा क्या होगा हमारा 0 होगा, ठीक है, μ1 हमेशा 0 होगा। μ2 क्या आ गया NPQ, इस रिलेशन से μ2 इक्वल टू μ2 माइनस x बार स्क्वायर से फर्स्ट और सेकंड मूवमेंट आ चुके हैं। अब हमें पूछा स्टैंडर्ड डेविएशन, अब हमें पता है μ2 इक्वल टू क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, यानी कि वेरिएंस होता है, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू μ2 होता है, वो हमारे पास ये है, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर कह दें या सिग्मा होता है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल दें तो क्या मिल जाएगा NPQ, ठीक है ना। सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन या वेरिएंस क्या होता है इक्वल होता है, तो μ2 हमारे पास था तो ये वेरिएंस हो गया,
वेरिएंस का ही अंडर रूट क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ NP। ये चीज़ हमारे पास आ गई क्वेश्चन में। ठीक है, इस तरह से आप बाकी क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।